हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान ने क्वीन मेड्यूसा को एक लेटर लिखकर भेजा था, जिसके अंदर उसने ये कहा था कि प्लीज़ मेरी क्वीन मेड्यूसा अपना ध्यान रखना और मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलने के लिए आऊँगा। जिस लेटर को पढ़ने के बाद क्वीन मेड्यूसा थोड़ी सेटिस्फाइड भी लग रही थी। और इसी के साथ अब इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर यहाँ पर खड़े हुए थे और वो यहाँ पर अपनी डॉटर के साथ में खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर शाओयान उस मिस्टीरियस स्काई टेक्निक को पूरे तरीके से अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब वो उसे इनहेरिटेंट करने वाला था। वो उस इनहेरिटिंग क्रिस्टल बॉल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब शाओयान उसके अंदर था तो वो काफ़ी अच्छे से रिएक्ट कर रही थी, जबकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट भी वो निकाल रही होती है, जिसको देख के तांग हुआर और मिस्टर तैंग दोनों ही हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो रहा है और ये इतना ज़्यादा पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि इससे पहले तो इनकी खुद की क्लैन की सीक्रेट टेक्निक किसी ने इतने ज़्यादा अच्छे से ऑब्टेन नहीं की, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी। और तांग हुआर काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछती कि फादर, मैं पहली बार देख रही हूँ हमारे इस क्रिस्टल बॉल को इतना ज़्यादा एक्टिवली रिएक्ट करते हुए। इससे पहले तो इसने कभी भी इस तरीके से रिएक्ट ही नहीं किया, तो फिर आज ये ऐसा क्यों कर रही है, और साथ ही इतनी ज़्यादा फायर एंड एनर्जी भी इसके अंदर से रिलीज़ हो रही है। तभी हम शाओयान को देखते हैं, जो कि अपनी मेमोरी के थ्रू इसे पूरे तरीके से इनहेरिटेंस करना चाह रहा होता है। ये दोनों ही यहाँ पे खड़े हुए बातें कर रहे थे आपस में। तभी यहाँ पे मिस्टर तैंग कहने लग जाते हैं कि प्रिंसेस, क्या तुम्हें पता है हमारी स्त्री चेंजिस स्कार फायर टेक्निक के बारे में, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, इसके बारे में तुम्हें पता है? फिर वो कहती है कि नहीं फादर, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि हमारी बर्निंग फ्लेम वेले की ही तो है ये, तो फिर मुझे इसके बारे में जानने की क्या ही ज़रूरत, हमारे एंसेस्टर ने ही इसको क्रिएट किया होगा। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि नादान लड़की, तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। तुम्हें पता है पहले यहाँ पर 5 मेजर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, और उसके अंदर 5 सबसे ज़्यादा पावरफुल एंसेस्टर भी थे, जो कि बैटल के दौरान एक दूसरे से मिले थे। अब यहाँ पे हमारी जो फेन्यून एंसेस्टर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, एंड मोस्ट पावरफुल एंसेस्टर्स में से एक हुआ करते थे। हालांकि यहाँ पर 3 और पावरफुल एंसेस्टर मौजूद थे, और साथ ही शाओयान के मास्टर यानी कि शाओ शुआन के बारे में भी वो कहने लग जाते हैं कि जो शाओ शुआन थे वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंसेस्टर अपने टाइम के हुआ करते थे। इसके अलावा उनके पास में दाओ की ब्लड लाइन की पावर थी, जिसे कि वो अपने पास में इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो गॉड लेवल पे रीच कर पाएँ। हालांकि इसके अलावा वो आगे ये भी बता रहे होते हैं कि एक बार जब हमारे एंसेस्टर मास्टर शाओ शुआन से मिले तो ज़ाहिरन तौर पे उन लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों का ही नेचर ऑलमोस्ट एक तरीके से सेम ही था। और फिर हमारे एंसेस्टर के कहने पे मास्टर शाओ शुआन ने एक सीक्रेट टेक्निक बनाई, जो कि अब तुम देख रही हो हमारी बर्निंग स्मोक वेले की एक सीक्रेट और प्राइवेट टेक्निक है, जो कि हम किसी को भी नहीं देते। उन्होंने हाई लेवल के स्क्रिप्चर से इसे बनाया था। तभी यहाँ पे तांग हुआर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कह रही थी कि इसका मतलब ये कि स्कार फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक जो है वो हमारी बर्निंग स्मोक वेली की असलियत में नहीं है, बल्कि ये किसी और से क्रिएट करवाई गई है। कभी वो इसके बारे में सोचने लग जाती है और सडनली उसे क्लिक होता है कि अच्छा, तो उस मास्टर का नाम शाओ शुआन था, और ये लड़का जो मेरे सामने खड़ा है इसका नाम शाओयान। फादर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के नाम के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, और साथ ही क्रिस्टल बॉल भी इतने अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है इतनी ज़्यादा एक्टिवली, तो मुझे लगता है कि फादर ज़रूर से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। हालांकि यहाँ पे इस बात को लेकर तो मास्टर तैंग खुद भी हैरान थे और कह रहे होते हैं कि बिल्कुल, इसके बारे में तो मैं खुद सोच कर हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आखिर हो कैसे सकती हैं। और वो दोनों ही उस क्रिस्टल बॉल को देख रहे थे, जिसके अंदर से अभी भी ढेर सारी एनर्जी वगैरह बाहर की तरफ को निकल रही थी, और शाओयान अभी भी इस टेक्निक को पूरे तरीके से इनहेरिटेंस नहीं कर पाया था। अभी उसे थोड़ा वक्त और लगने वाला था। शाओयान के इनर वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो जो टेक्निक थी वो धीरे धीरे करके पूरे तरीके से उसकी बॉडी एंड उसकी माइंड के अंदर जाके समाने लग जाती है। शाओयान इसके पूरे ही सार को धीरे धीरे करके समझने लग गया था, जिससे कि कुछ वक्त बाद ही शाओयान इस टेक्निक को जो इनके हिसाब से पूरे तरीके से कंप्लीट है उसे हासिल कर लेता है। अब यहाँ पे शाओयान जैसे उसे हासिल करता है तो कुछ वक्त बाद वो पूरे ही तरीके से उसके फोरहेड के अंदर जाके मर्ज हो जाती है, और फाइनली यहाँ पे जाके अब उसने इस टेक्निक को पूरे तरीके से अपना बना लिया था, और अब इसे वो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकता था। शाओयान के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के तौर पर भी देखी जा सकती है, क्योंकि शाओयान के लिए हमेशा ये जो टेक्निक है वो एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर रही है। जिसके बाद अब हमें डायरेक्टली ही शाओयान के जाने का सीन इस जगह से दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान मिस्टर तैंग को थैंक्स कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आपकी जनरसिटी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों से मिलने के बाद। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ एक बार मुझे याद ज़रूर से ही करिएगा। हालांकि तांग हुआर उसके एक्सप्रेशन को देख के नहीं लग रहा था कि वो चाहती है कि शाओयान यहाँ से चला जाए, लेकिन फिर भी वो कह रही थी, तो क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तभी शाओयान कहता है कि
मुझे जाना तो होगा ही, क्योंकि मेरे कुछ लॉस्ट कंपेनियंस हैं जिन्हें मुझे ढूंढना है और इसके अलावा भी मेरे कुछ और काम है। आप प्लीज़ बोदर ना हो। जिसके बाद मास्टर टैंग कह रहे थे कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ से जा तो रहे हो। माय लिटिल फ्रेंड शाओयान, मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहूँगा आने वाले ख़तरों के बारे में, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये तो तुमने ऑब्टेन कर ली है, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। जैसे ही तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर इससे तुम्हारे ऊपर असर भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी एनर्जी है वो एक्सट्रीमली वायलेंट है। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे फ्रेंड, इसका प्लीज़ ध्यान से इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारे ऊपर इसका ज़्यादा असर ना पड़े। और साथ ही वो शाओयान के शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि रिमेंबर, ये जो हमारी फायर टेक्निक है इसे प्लीज़ कहीं भी स्प्रेड मत करना। शाओयान भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे लिप्ट हमेशा टाइट ही रहेंगे इस मामले में। जिसके बाद तांग वार भी थोड़ा सैडली शाओयान की तरफ को देखती है। शाओयान का तो यहाँ से निकलने का वक्त हो ही चुका था, तो फिर शाओयान तुरंत ही यहाँ से इन दोनों से विदा लेकर निकल जाता है। दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए शाओयान को जाते हुए देख रहे थे और फिर मिस तांग वार कहती है कि शाओयान, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब गाइस अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं आइस रिवर वैली के लोगों को, जहाँ पे हमें शिनलिन दिखाई जाती है और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर, ये दोनों ही किसी से बचती हुई भाग रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी दोनों ही नज़र आ रही होती हैं। जहाँ पर एक तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर वो काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर किसी चीज़ से भागती हुई नज़र आ रही थी, तो दूसरी ओर शिनलिन भी उसके पीछे पीछे ही होती है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ रखा था। ऑब्वियस सी बात है, लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसी के चलते यहाँ पर कुछ आइस बैरियर्स बन रहे थे उसके रास्ते में, और वो उन्हें तोड़ते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ को निकलती हुई जा रही थी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्लैश अटैक भी करती है। हालांकि दोनों ही गर्ल्स एक पॉइंट पे आके रुक के खड़ी हो गई थी, तभी शिनलिन को देखते हैं जो कि अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे खड़ी होती है। हालांकि यहाँ पे अब हमें ढेर सारे कोर डिसाइबल्स भी दिखाए जाते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ को आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उनसे लोहा लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार थी। और जैसे ही वो डिसाइबल्स अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, तभी वो यहाँ पे पंचों की बरसात कर देती है। कभी किसी के मुँह पर पंच मारती है तो कभी किसी की छाती पर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से इन सभी को वो पीट रही थी। हालांकि यहाँ पर कुछ डिसाइबल थे जो कि थोड़े अग्रेसिव होते हैं और वो काफ़ी ब्रूटली यहाँ पर अटैक करने लगे थे लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। हालांकि इन सारे अटैक्स को नज़र रखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर जो थी वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी सोर्ड को निकाल लेती है, क्योंकि अब जो ये मामला है वो थोड़ा ख़तरनाक सा होता जा रहा है, और अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मार गिरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो खड़ी हुई थी और यहाँ पर शिनलिन जो थी वो कहने लग जाती है कि ऐसा लग रहा है कि आज रिवर वैली के लोग जो हैं वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती कि शिनलिन तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं सिस्टर, भला मैं कैसे आपको यहाँ पर छोड़ के जा सकती हूँ, मैं यहाँ पे आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा रही। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही कहती है कि मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से खुद ही डील कर लूँगी, तुम यहाँ से चली जाओ। हालांकि शिनलिन का जाने का मन नहीं था और वो यही सोच रही थी कि मैं कैसे लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तभी उसे याद आता और कहती कि ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं जाती तुरंत ही अपनी फैमिली को इसके बारे में बता दूँगी, तब तक आप केयरफुल रहिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं जल्द ही वापस आऊँगी। और ये कहते साथ ही शिनलिन तुरंत ही वहाँ से भागती हुई चली जाती है। हालांकि इसके अलावा लिटिल फेरी डॉक्टर वहीं पे खड़ी हुई थी और वो देख रही होती है कि कहीं कोई और तो नहीं आ रहा। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अपने सारे फ्रेंड्स के पास में वापस आ चुका था, जहाँ पे लियू किन खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि देखो वो तुम्हें वो दिख रहा है ना पोर्टल, तुम उसके थ्रू चले जाना शिनलिन फैमिली की तरफ को, एंड वहाँ पे तुम्हें ये शिनलिन भी मिल जाएगी शाओयान। जिसके बाद शाओयान कहता है कि हाँ ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिनयान जो था उसका बिल्कुल भी मन नहीं था इस चीज़ के लिए कि शाओयान जाए, कह रहा था कि अच्छा तो तुम जा रहे हो, लेकिन ये फैमिली क्या जो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और वो लियू किन की बहन को चिढ़ाते हुए ऐसा कह रहा था, तो वो तुरंत ही उसके एक चांटा लगाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपना हाथ सहलाते हुए रह जाता और कह रहा था कि आखिर तुमने क्या कर दिया, मैं तो तुम्हारे फ़ायदे के बारे में ही कह रहा था, तुम कभी इंसान की सीरियस सिचुएशन को नहीं समझ सकती। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल समझ सकती हूँ, और अगर एक बार फिर से ऐसा किया तो फिर याद रखना एक और चांटा फेंक के मारूंगी, धरती चाटते फिरोगे तुम। जिसके बाद लिनयान कह रहा था कि ओहो बहुत ही अच्छी होना तुम जैसे कि। हालांकि यहाँ पर वो अभी भी यही कह रही थी कि शाओयान तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से जाना ज़रूरी है क्या, तुम्हें थोड़ा वक्त और यहाँ पर रुकना चाहिए। ज़रा देखो तो सही यहाँ पर हमारी फैमिली के लोग तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, और हो सकता है कि आगे चल के तुम्हारा और हमारे फैमिली के जो ताल्लुकात हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएँ। और ये कहते साथ ही वो शाओयान के और भी ज़्यादा क्लोज आई थी, लेकिन तभी वो कहता है कि बस भी करो, तुम ये क्या कर रही हो यहाँ पर। तभी लिनयान हंसने लग जाता और कह रहा था कि तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या कर रही है, ये तो मुझे भी चांटा मार रही थी, लेकिन इसकी खुद की ही इंसल्ट हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से उसे चिढ़ाने लग गया था। जिसके बाद वो कहती
कहती है कि रुक जाओ लिनियान, मैं तुम्हें अभी देख लूँगी, तुम बहुत ही ज़्यादा बोलने लगी हो, तुम्हें नहीं पता मेरी स्ट्रेंथ का। और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। तभी शाओयान कहता है कि ठीक है ब्रदर, अब मुझे यहाँ से विदा लेनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वॉर्म होल अरेंजमेंट मेरे लिए कर दी, इससे ज़्यादा आप मेरे लिए क्या ही करेंगे। और कह रहा था कि अब मैं यहाँ से सिटी जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ब्रदर, लेकिन हमारी लियू फैमिली जो है भले ही वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन अगर आपको कभी भी हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। तभी शाओयान कहता है कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा भी है। और ये कहते साथ ही वहाँ से शाओयान जा भी रहा था। तभी लिनियान वहीं आ जाता और कह रहा था कि ब्रदर क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तभी शाओयान यहाँ पर उसे फंसा देता और कहता कि बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पर छोड़ के उसे चला जाता ही दोनों आपस में लड़ते रह जाते हैं। शाओयान वॉर्म होल की तरफ को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आ गया होता है और वो लिनियान की तरफ को ही देख रही थी। तभी शाओयान यहाँ पर आके अपनी शिप के अंदर ही सवार होकर खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बोट को तुरंत ही चलाना शुरू करता है, जिससे कि धीरे धीरे करके वो वॉर्म होल की तरफ को ही बढ़ने लग गई थी और शाओयान का सफ़र अब एक बार फिर से शुरू हो गया था। हालांकि हमें सिटी का सीन दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग आपस में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं, और ये बातें किसी और की नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में ही थी। सारे के सारे यही कह रहे होते हैं कि ये जो आइस रिवर वेले के लोग इन्होंने बहुत ही बड़ा इनाम रखा है, अगर किसी को भी इस लड़की के बारे में थोड़ा भी कोई क्लू मिलेगा तो वो लोग उसे बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। जिसके बाद वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि न जाने अब इस लड़की का क्या हाल होने वाला है, इसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कर देंगे ये लोग। और साथ ही ये भी कह रहे थे कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस लड़की के पास में एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास तरीके की पॉइजन बॉडी है, जिसके चलते ये लोग उसे हंट करना चाह रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि इस पेपर को तुरंत ही शाओयान आकर हटा लेता और साथ ही शाओयान उस पेपर को देखने लग गया था। सारे ही लोग शाओयान की शक्ल को देख रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पर बिल बोर्ड के ऊपर से इसे हटा रहा है। तभी यहाँ पर शाओयान कहता है कि क्या मैं आप सभी से जान सकता हूँ कि आखिर ये फैमिली है वो कहाँ पर लोकेटेड है। सभी लोग कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें ये फैमिली की तरफ जाना है, ठीक है तुम सामने से स्ट्रेट चले जाओ, उसके बाद तुम्हें ये जो यूए चेंग टावर है ना, ये जो बिल्डिंग जो कि सबसे ज़्यादा बस यहीं तुम्हें वो ये फैमिली मिल जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है ये फैमिली जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान तरीके से रहा करती है। ये फैमिली के जो चीज़ें वगैरह थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास तरीके से बनी हुई थी। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये फैमिली के कुछ ख़ास एल्डर आपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर शिनलिन जो कि बेचारी अभी अभी अपनी जान बचा के इतने बड़े ख़तरे को मोल लेके यहाँ पर इन सभी के सामने आई है। ये सारे के सारे उसका हालचाल पूछने की बजाय उसे डायरेक्ट ही कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारी शादी खानदान के साथ में फ़िक्स कर दी है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी रस्में सब कुछ हम लोग खुद हैंडल कर लेंगे, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अब जब तुम आ ही चुकी हो तभी फैमिली के साथ में हम ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे कि तुम आ गई हो तो अब शादी स्टार्ट होगी। हालांकि यहाँ पे ये शिनलिन जो थी वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। जिसके बाद वो बेचारी कहने लग गई थी कि आपको अंदाज़ा भी है कि आखिर काओ फैमिली के लोग कैसे हैं। वो बस ये चाहते हैं कि हमारी ये फैमिली को वो लोग जड़ से ख़त्म कर दें, हमें डिवोर कर लेना चाहते हैं वो, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपको बस इस सब चीज़ों की पड़ी हुई है। खैर छोड़िए इन सभी बातों को, इसके बारे में तो मैं आपसे बाद में बात कर लूँगी। एल्डर फ़िलहाल मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है, मुझे किसी को रेस्क्यू करना है, प्लीज़ मेरे साथ में चलिए या फिर किसी को भेज दीजिए। लिटिल फेरी डॉक्टर की जान बहुत ही ज़्यादा बड़े ख़तरे में फंस चुकी है और मैं उस बेचारी को इस तरीके से अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। हालांकि मैं उससे कहकर आई हूँ कि मैं अपने साथ ज़रूर से किसी को लेकर आऊँगी। जिसके बाद वो ये कहती है। तभी हमें यहाँ पर ग्रेट एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि बैठे हुए थे और बाकी सारे एल्डर भी उसकी बातों पे ध्यान तो दे नहीं रहते, सभी अपनी चाय वगैरह पीने में लगे पड़े होते हैं। तभी एक और उसके अंकल बोल पड़ते हैं कि बस भी करो, तुम्हें काओ फैमिली से शादी करनी होगी, बहुत हो गया तुम्हारा, कब से हमारे ग्रेट एल्डर बैठे हुए बातें कर रहे हो, तुम इनकी बातों को ऐसे हल्के में ले रही हो। हमारी फैमिली के क्राइसिस से निकलने के लिए ये शादी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम कोई नहीं होती इस शादी को मना करने वाली, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इस शादी को करवाना है ताकि हमारी फैमिली वो इस सारे के सारे ट्रबल से बाहर निकले। चलो जाओ यहाँ से, फालतू की बातें कर रही हो कि लोगों को बचाना है, आखिर किसी को बचा के क्या ही कर लोगी, पहले खुद को तो बचा लो लड़की और जाके शादी की तैयारियां कर लो चुपचाप। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये शिनलिन को काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो कह रही होती कि भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए ही जाऊँगी यहाँ से। तभी यहाँ पर एल्डर काफ़ी गुस्से से उसकी शक्ल को देख रहे होते हैं कि लड़की आखिर किस तरीके से उन्हें जवाब दे रही है, पहले तो ये कभी ऐसा नहीं किया करती थी। हालांकि तभी
तभी वो कह रही थी कि मैं अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचती हूँ और मैं हमेशा से बस यही समझती आ रही थी कि मेरी फैमिली ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई। शायद मैंने ही आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि मेरी फैमिली मुझसे प्यार ही नहीं करती और ये लोग ये चाहते हैं कि बस मेरा इस्तेमाल कर लिया जाए किसी भी तरीके से, ताकि अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचाया जा सके। इससे ज़्यादा गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। हालांकि ये बात सुनने के बाद तो एल्डर तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और कह रहे थे कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, कब से हम लोग बोले जा रहे हैं, हमें तुम क्या समझती हो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर की सारी बातें सुनने के बाद तो ये शिनलिन यही कहती है कि मैंने कहा ना, मैं काओ दान से कभी भी शादी नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी, और ये मेरा खुद का फैसला है। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से गुस्से से जा रही थी। हालांकि यहाँ पर एक और सेकंड एल्डर कह रहे थे कि आखिर ये लड़की इतना ज़्यादा क्यों बोलने लगी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि अपनी फैमिली तक के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि सिर्फ इसे अपनी ही पड़ी हुई है। हालांकि इसके अलावा वो ये भी कहने लग गए थे कि मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड को बचाने तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और तुरंत ही उसके सामने आके खड़े हो गए थे और कह रहे होते हैं कि हमारी ये फैमिली इतने बड़े क्राइसिस के अंदर आ गई है और तुम्हें सिर्फ एक लड़की की जान बचाने की पड़ी है। यहाँ पर किसी भी कुत्ते बिल्ली को नहीं पड़ी, दूसरे लोगों की, तो फिर तुम्हें क्यों पड़ी है। और ना ही हमारे ये फैमिली के जो मैटर है वो कोई भी सोल्व कर सकता है। तुम्हें काओ फैमिली के साथ हाथ मिलाना ही होगा और ये हमारा अंतिम फैसला है, इसे तुम भी जान लो। हालांकि हम देखते हैं कुछ सोचने के बाद यहाँ पर ये शिनलिन खड़ी हुई थी चुपचाप और एल्डर की शक्ल को ही देख रही थी। लेकिन लाइफ सेवर शाओयान यहाँ पर आ जाता है अपनी धुआंधार एंट्री के साथ में, बाहर आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि वैसे एक बात तो कहना चाहूँगा कि कुत्ते और बिल्ली आप लोगों की मदद करने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें आप कर रहे हैं। तभी यहाँ पर शाओयान की आवाज़ सुनने के बाद तो शिनलिन तुरंत ही भागती हुई चली जाती है, कहती कि एल्डर ब्रदर। जिसके बाद वो बाहर की तरफ को जा रही थी तो बाकी सारे लोग भी खफा हो जाते हैं उसकी इस हरकत से। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान तुरंत इस जगह पे आके खड़ा हो गया था, तो ये शिनलिन तुरंत ही उसके पास में आती है। शाओयान उसे वो वांटेड कार्ड दिखाते हुए कहता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है यहाँ पर। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही इस पेपर को देखने के बाद कहती है कि वो सिस्टर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। तभी शाओयान कहता है कि ठीक है, मुझे उसके पास लेके चलो जल्दी से। जिसके बाद ये दोनों काफ़ी तेज़ी के साथ जा ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर वो खड़ूस बुड्ढा आ जाता और कह रहा था कि अच्छा ऐसे कैसे हमारी ये फैमिली के अंदर आके तुम ये सब कुछ करोगे और हम तुम्हें अलाउ भी कर देंगे। तुम्हें लगता क्या हो, आखिर तुम हो कौन जो कि ये सब कुछ करने के लिए यहाँ से जा रहे हो। तभी शाओयान काफ़ी रिस्पेक्टफुली कहता है कि मैं ये शिनलिन का सीनियर हूँ और हम लोग की काफ़ी अच्छी वार्तालाप है। इसके अलावा वो ये भी कह रहा होता है कि सीनियर फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ या फिर मैं इस मूड के अंदर हूँ कि आपसे बात कर पाऊँ। लेकिन वो भला कहाँ ही शाओयान की बात सुनने वाले थे। उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है शाओयान की इस हरकत के ऊपर और कह रहे थे कि अच्छा तो तुम यहाँ से ये शिनलिन को लेके जाओगे, कोई हलवा समझ रखा है तुमने, ज़रा यहाँ से इसे लेके जाके दिखाओ। ये शिनलिन उन्हें रोक रही थी और कह रही थी कि सुनिए मेरी बात, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। लेकिन शाओयान उसे रोक लेता और कह रहा था कि ये मेरी जूनियर सिस्टर है और अगर ये कह रही है कि शादी नहीं करेगी तो आखिर आपको कौन सी चूल हो रही है, और अगर इतना ही दिल कर रहा है तो खुद ही उस काओदान से शादी कर लो ना। अब ये बात तो एल्डर पर्सनली ले लेते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी फिस्ट के अंदर ढेर सारी पावर लेकर अपनी बाकी सारे फेलो एल्डर्स को बुला रहे थे और कह रहे थे कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं हूँ क्या चीज़। शाओयान तुरंत ही ये शिनलिन को पीछे को कर देता और हम देखते हैं कि शाओयान अपनी दाओकी की पावर से चारों ही तरफ को एक टॉर्नेडो टाइप क्रिएट करने लग गया था। ये शिनलिन भी यही देख रही थी कि आगे शाओयान ये क्या कर रहा है, एंड एल्डर जो थे वो यहाँ पर शाओयान के हाथों से ही आगे नहीं बढ़ रहे थे, जबकि शाओयान ने बस एक हाथ के थ्रू ही उन्हें रोक रखा था। तभी वो शाओयान की शक्ल को देख रहे थे। तभी शाओयान कहता है कि बेटा जी अभी आप इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि हमसे फाइट करेंगे। और ये कहते साथ ही तुरंत ही उनका हाथ तोड़ देता और उसके बाद एक इतनी ज़्यादा गुस्से से फिस्ट मारता है। हालांकि एल्डर तुरंत ही अपनी नेक को वहाँ से हटा लेते हैं, जिससे कि वो जो शाओयान की पावर थी वो साइड में जाके हिट हो जाती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज की पावर जाके कुछ साइड वाले पिलर्स वगैरह से हिट हो जाती है, जिससे कि आसपास काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हो गया था। अब यहाँ पे इस धूल वगैरह को देखने के बाद एल्डर का मुंह खुला का खुला ही रह गया था और वो देख रहे होते हैं कि मैं बच कैसे गया। उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। चक्कर खा के वहीं पर बैठ जाते हैं शाओयान के कदमों के सामने। ये शिनलिन तो खुद हैरान थी और कह रही थी कि आखिर ये हो क्या गया है, आखिर ब्रदर शाओयान इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गए। और शाओयान को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से से उसे देख रहा था। तभी बाकी के एल्डर्स भी आ जाते हैं और ग्रेट एल्डर कह रहे थे कि आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पर इतना ज़्यादा तमाशा क्रिएट करने वाले। और फोर्थ एल्डर की हालत देखने के बाद उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और कह रहे थे कि तुम हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस के आ गए, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमें बुली कर रहे हो, हमें
हमारे सामने आके तुम अपनी पावर का जलवे दिखा रहे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी शाओयान कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर एक बार आप भी ट्राई करके देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि जो सबक मैंने इन्हें सिखाया उसमें कितना ज़्यादा मज़ा आया है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही एल्डर शाओयान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि हम तुम्हारा भरता बना देंगे। और ये कहते साथ ही शाओयान के आसपास चक्कर लगाने लग गए थे, लेकिन शाओयान अपनी थंडर लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। दी मौजी भाई साहब आ गए तो तुरंत ही अपने फिश के थ्रू एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच से उन दोनों ही एल्डर को हिट करता है और एक को उठा के कहीं दूर डायरेक्शन में फेंक देता है तो कहीं दूसरे को उठा के भी दूर डायरेक्शन में फेंकता है। शाओयान तुरंत ही आके ये शिलिन को प्रोटेक्ट करता है और ग्रेट एल्डर खड़े हुए देख रहे थे कि आखिर ये क्या। पपेट को देखने के बाद वो समझ चुके थे कि ये शाओयान कोई नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता जिसके पास इतना ज़्यादा पावरफुल पपेट है, जो कि अभी शाओयान के पास में ही आके खड़ा हो गया था। और शाओयान कह रहा होता कि देखो मैं तुम्हारे साथ में भी वक्त बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। पूछ लो अपने इन बाकी सारे एल्डर्स से कि इनके दिलों को कितनी ज़्यादा ठंडक मिली मेरे हाथों से पीटने के बाद, और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। हालांकि ग्रेट एल्डर खड़े हुए थे, तभी फोर्थ एल्डर कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, क्या इसे रोके या फिर नहीं। तभी ग्रेट एल्डर कह रहे थे कि उन दोनों को जाने दो, मुझे तो लग रहा है कि हमारी ये फैमिली का जो आने वाला पाथ है या फिर जो भी फ्यूचर होगा वो खुद ही डिसाइड हो जाएगा, फिलहाल हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये शानदार एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है और काफ़ी मोटिवेशन आती है वीडियो बनाने के लिए।